और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 14 फरवरी के दिन 2 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर एक हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। आज के दिन जम्मू को भी एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दिया और जम्मू बस स्टैंड के इलाके से 7 किलो विस्फोटक आतंकी की निशानदेही पर जब्त किया गया है, जिसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने दी है। मुकेश सिंह ने यह बताया है कि आरोपी सोहेल ने जांच के दौरान यह खुलासा किया है कि वो चंडीगढ़ में पढ़ता था और उसे पाकिस्तान के अल बदर से जम्मू में आईडी प्लांट करने का संदेश मिला था और ये हमला जम्मू बस स्टैंड, रघुनाथ बाजार, लखदाता बाजार और जम्मू रेलवे स्टेशन पर किया जाना था, जिसको समय रहते ही नाकाम कर दिया गया। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। उन्होंने नए नए यहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफ़ा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है, इसका हदैतुल्ला मलिक नाम है। हदैतुल्ला मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफ़ा है उसको लीड कर रहा था और पिछले काफ़ी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफ़ी लंबा अरसा OGW का काम करता रहा और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ, जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की करता रहा और अभी इस ताक में था कि जम्मू के इस एरिया के अंदर अपना हाइड आउट, अपना अड्डा तैयार किया जाए ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में भी की जा सकें। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आएँ, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजें, जहाँ फिर ड्रोन्स के जरिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहाँ पर बनाया जाए और
प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहे। यहां पीएम मोदी ने चेन्नई में अर्जुन टैंक सेना को सौंप दिया है। साथ ही पीएम ने कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम ने यहां पर यह कहा कि 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक तमिलनाडु में है और कॉरिडोर के लिए पहले ही 8,100 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। और अर्जुन टैंक M1A की तरफ इशारा करते हुए पीएम ने कहा कि आज मुझे अपने देश की रक्षा के लिए एक और योद्धा देश को समर्पित करने पर गर्व है। मुझे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मुख्य बटालियन अर्जुन मार्क 1A को सौंपने पर गर्व है। तमिलनाडु पहले से ही भारत का प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र है और अब मैं तमिलनाडु को भारत के टैंक निर्माण केंद्र के रूप में विकसित होते हुए देख रहा हूं। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने पुलवामा अटैक में शहीद होने वाले जवानों को भी याद किया। उन्होंने ये कहा कि 2 साल पहले इसी दिन पुलवामा में हमला हुआ था और हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्हें हमने अटैक में गंवा दिया था। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उनकी बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की और राहुल गांधी ने शिवसागर जिले के शिवनगर वोटिंग फील्ड से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान असम के पूर्व सीएम और दिवंगत कांग्रेस नेता तरुण गोगोई की जमकर तारीफ की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि अवैध इमिग्रेशन एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। लेकिन आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के फूल हो, असम को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कभी नहीं होगा। हमारे दो वाली सरकार सुन लो, CAA कभी नहीं होगा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने काम रखा है, ये देखो चाहे कुछ भी हो जाए, CAA। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 50 हो गई है और इस घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तपोवन सुरंग से 11 शव बरामद हुए और एक शव रेनी गांव से बरामद हुआ, जिसके बाद इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। इससे पहले शनिवार को चमोली के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने यह बताया था कि NTPC टनल में खुदाई का काम 136 मीटर तक हो गया है और शुक्रवार को एक शव बरामद किया गया था। लापता 204 लोगों में से 38 लोगों के शव बरामद किए थे, जबकि 2 लोगों को जिंदा बचाया गया और राहत कार्य अभी भी जारी है। ये तो पहले जो अनुमान किया जा रहा था कि लोग क्या क्या हो सकता था, सारे पॉसिबिलिटी पे लोगों ने जो जिस तरीके से बताया उसके हिसाब से हम अनुमान बना रहे थे। लेकिन जब ग्राउंड में काम करते हुए जो 180 मीटर के बाद जहाँ से डाइवर्ट होता है टनल, तो उससे पहले ही हमें ये डेड बॉडी रिकवर करने में सफलता मिली है। और बाकी 5 जगह पे हमारी टीम लगातार भागों में काम कर रही है, जो कि एक टनल हो गया, एक रेनी जहाँ से 5 बॉडी रिकवर की हमने। कल भी एक एम्पूटेड पैर का पोर्शन मिला था और वहाँ पे थोड़ा सा जगह और बच रहा है जिसको हमने सर्च अभी इंटेंसिव सर्च कर रहे हैं। फिर अभी सामने जो बराज है जहाँ तक पहुँचने में 2-3 बार हमारी टीम ने कोशिश की है, लेकिन उसको सर्च नहीं कर पा रहे, इतना स्लसी है जगह, इतना दलदली इलाका है। फिर अभी हमारी टीम वहाँ के लिए मार्च की है।
यूपी की योगी सरकार भले ही पंचायतों के आरक्षण का काम 15 मार्च तक पूरा कर राज्य निर्वाचन आयोग को ब्यौरा उपलब्ध करवा दे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 22 मार्च से पहले जारी नहीं होगी। चुनावी अधिसूचना को हफ्ते भर टालने के पीछे योगी सरकार के 19 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के कार्यकाल के जश्न को आदर्श आचार संहिता की बाधा से बचाना है। ऐसे में आयोग की तैयारी होली से पहले 26 मार्च तक अधिसूचना जारी कर बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर 24 अप्रैल से पहले ही मतदान कराने की है। मतगणना 27 अप्रैल के आसपास होगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने हैं। चूंकि पदों के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए आयोग को अब सरकार की तरफ से आरक्षण के आदेश का इंतजार है। आरक्षण के लिए तय 15 मार्च की समय सीमा तक उसकी प्रक्रिया तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आयोग हफ्ते भर बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में उनके घरों में बंद कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये बात कही है। वहीं पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी कल पुलवामा जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बहरहाल उमर अब्दुल्ला के घर के सामने एक मोबाइल सिक्योरिटी वाहन खड़ा कर दिया गया। उमर गुलमर्ग जाने वाले थे, जबकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर घाटी के गांदरबल क्षेत्र का दौरा करना था। पुलिस ने हालांकि एक बयान में यह भी कहा है कि पुलवामा हमले की बरसी के चलते ये कदम उठाया गया। लेबर और दलित एक्टिविस्ट नवदीप कौर की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी को लेकर के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कोर्ट को नवदीप की कथित अवैध गिरफ्तारी को लेकर के कई ईमेल भी मिले थे। कोर्ट ने 23 वर्षीय नवदीप कौर की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी के मामले में खुद संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की बेंच ने मामले की सुनवाई को लेकर के 24 फरवरी की तारीख दी है। साथ ही हरियाणा सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बीते 6 और 8 फरवरी को कोर्ट में दी गई शिकायत को कोर्ट ने क्रिमिनल रिट पिटीशन के तौर पर शामिल किया और एक्टिविस्ट नवदीप कौर पर 28 दिसंबर और 12 जनवरी को सोनीपत पुलिस ने 2 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने करनाल जेल में बंद पंजाब राज्य की श्रमिक कार्यकर्ता नवदीप कौर की रिहाई के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के संबंध में जानकारी देते हुए मनीषा गुलाटी ने यह बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री को नवदीप कौर के मामले से पूरी तरह से अवगत करवाया गया है और निवेदन किया गया है कि नवदीप कौर के संवैधानिक हकों की रक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए। पंजाब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिस्टम सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 13वां राज्य बन गया है, जिसके बाद पंजाब अब ओपन मार्केट से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए 1516 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने का पात्र हो गया है। और दरअसल पंजाब अब उन अन्य 12 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जो इस सुधार की प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर चुके हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने पर इन 13 राज्यों को वित्त मंत्रालय की ओर से 34,956 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम नागरिक केंद्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है। पूरी दुनिया में महामारी फैलाने वाले चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को कोरोना संक्रमण के शुरुआती मामलों से जुड़े हुए आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोरोना मामलों की जांच के लिए चीन के WHO के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है और WHO के जांच दल और चीन के अधिकारियों के बीच डेटा को लेकर के बहस भी हुई। चीन के अधिकारी कोरोना की शुरुआती 174 मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे थे। WHO के अधिकारियों ने यह बताया है कि अगर शुरुआती और व्यक्तिगत डेटा मिलता है तो उन्हें ये निर्धारित करने में मदद मिल सकती थी कि चीन में कब और कैसे कोरोना वायरस फैला। राजस्थान के 17 जिलों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद 27 दिन बाद जालोर जिले में भी 10 फरवरी को
मरे 17 कौवों में से 3 सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जालोर में रविवार को दर्जन भर कौवे मृत पाए गए और बता दें कि करीब 4 दिन पहले भी कौवे मरे हुए मिले थे। इन कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इससे पहले आखिरी बार 16 जनवरी को प्रदेश में बर्ड फ्लू का केस भीलवाड़ा में सामने आया था। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 10 फरवरी को जालोर में 17 कौवे मरे मिले। लंबे समय बाद मृत कौवे मिलने पर पशुपालन विभाग की टीम ने 5 सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भिजवाए थे, जिनमें से 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। जालोर में सैंपल पॉजिटिव आने के बाद अब राज्य में बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों की संख्या 17 से बढ़कर के 18 हो गई है और राज्य में बर्ड फ्लू से अब तक कुल 7,629 पक्षी अपना दम तोड़ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1,736 पक्षियों की मौत जयपुर जिले में हुई थी। नगर कौंसिल चुनाव के दौरान धुरी में उस समय माहौल तनावपूर्ण बन गया जब वार्ड नंबर 1 में आम आदमी पार्टी के बूथ पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संदीप सिंगला और उनके साथी पर कुछ व्यक्तियों ने हमला कर दिया। संदीप सिंगला और गौरव बंसल घायल हो गए। उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल धुरी में भर्ती करवाया गया और अस्पताल में दाखिल संदीप सिंगला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बताया कि वोटिंग के दौरान उन्हें पार्टी वर्करों से पता चला कि वार्ड नंबर 1 से पार्टी के उम्मीदवार मंजीत कौर के पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के कुछ समर्थकों की ओर से जाली वोटिंग करवाई गई। अगर कोई वोटर वोट डालने जा रहा था तो उसे कहा जाता था कि उसकी वोट तो डाली जा चुकी है। उन्होंने तुरंत एसडीएम धुरी को फोन पर स्थिति की जानकारी दी, लेकिन प्रशासन के किसी भी अधिकारी के पहुंचने से पहले ही स्कॉर्पियो गाड़ी में आए 2 व्यक्तियों ने अपने आदमियों की मदद से उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें उनके साथी गौरव बंसल के सिर पर भी गहरी चोट आई है और उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया है। उन्होंने भाग करके वहां से अपनी जान बचाई। एक नंबर वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੀਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਕਾ ਤੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को इतनी जानकारी नहीं कि क्या, कहां और कैसी बातें करनी चाहिए। राजा सिंह ने रविवार को यहां पर मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि ओवैसी का संसद में यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि केंद्र सरकार हैदराबाद को केंद्र शासित क्षेत्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि ओवैसी विकास समेत अन्य जरूरी मुद्दों पर बात करने की बजाय केवल भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र के पास ऐसा विचार नहीं है कि हैदराबाद को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया जाए। बिहार की नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री बने शाहनवाज हुसैन रविवार को अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार के सालाना उर्स में शिरकत करके दरगाह की चौखट चूमी और इस दौरान उन्होंने देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। वहीं हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
और अमित शाह ने उन पर भरोसा जताते हुए बिहार में उद्योग मंत्री का दर्जा दिया है, जिस पर वो खरा उतरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि अभी उद्योगों के लिए सही समय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिहार से उद्योगों के लिए विकास की गंगा बहाएंगे और जो देश भर में उद्योगों को विकसित करेंगे। बिहारी केवल मजदूर नहीं है, वो दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। बिहार से निकलने वाले मक्का को काम में लेकर के उद्योग विकसित किए जाएंगे। और हुसैन ने यह भी कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतरीन सरकार चल रही है और स्थानीय लोगों को खासी राहत है। मैं पार्टी के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे अपनी सरजमी, अपनी जन्मभूमि बिहार के 14 करोड़ लोगों की खिदमत का मौका दिया है। मुझे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया है। मैंने दुआ की है ख्वाजा के दर पे कि मैं अपने जो मिशन है उसमें कामयाब हो सकूं, बिहार में उद्योग लगा सकूं। बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा दम है, बिहार के अंदर क्षमता है। हमारे यहाँ मक्का है जिसकी पूरी जगह जाता है, एग्रोबेस इंडस्ट्री बन सकती है और भी बहुत संभावनाएं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल कई क्षेत्रों में है। तो पिछले 15 साल में नीतीश कुमार जी की क़यादत में बेहतरीन काम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। रोड, बिजली, पानी में बिहार सबसे आगे है। अब ज़रूरत है कि वहाँ पर उद्योग लगे, रोज़गार पैदा हो। इलेक्शन में भी यही मुद्दा रहा है। तो जो भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और नीतीश कुमार जी ने उन पर किया है, उनकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। और नीतीश कुमार की क़यादत में हमारी वहाँ सरकार चल रही है, तो वहाँ पर उनके साथ चलकर इंडस्ट्री विभाग जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उस चुनौती के लिए दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में बीकानेर में भी बजरंग दल दुर्गा सिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम के युवक की कुछ लोगों ने चाकू घोंप करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद से देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विरोध हो रहा है। हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित है इस बात को लेकर के कि सरकारें हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है और आरएसएस और उससे जुड़े हुए राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी संगठनों पर लगातार उनके पदाधिकारियों, उनके कार्यकर्ताओं पर ऐसे हमले हो रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति से आज मांग की है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जो रिंकू शर्मा का परिवार है उसके किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ की उसको सहायता राशि मिले उस परिवार को भरण पोषण के लिए। साथ ही भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए राज्य सरकारों को आदरणीय राष्ट्रपति जी दिशा निर्देश प्रदान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये लगातार बना रहा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और इसकी एक बड़ी कीमत उन सोमवार से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 2 व्हीलर को छोड़कर के सभी वाहनों में 15 फरवरी से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। 15 फरवरी से बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर 2 गुना टोल टैक्स या फिर जुर्माना देना होगा। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल 15 फरवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है और अब सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सकेगा। और फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं उनमें 80% टोल फास्टैग की मदद से आते हैं। और फास्टैग एक स्टिकर होता है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। रामनगरी में मंदिरों तक मांस मदिरा पहुंचने और महंतों के लिप्त होने का आरोप बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने लगाया है। दरअसल तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास के अभियान में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने भी अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से अंडा, मांस और शराब की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की है।
नहीं, देखिए 14 कोस की जो परिक्रमा है, हम पंचकोश की परिक्रमा की बात नहीं करते। 14 कोस की परिक्रमा के अंदर मांस और मदिरा नहीं बिकना चाहिए, उसको सब बाहर ले जाएं, वो सब बाहर ले जाएं, 14 कोस के बाहर ले जाएं, चारों तरफ ले जाएं। अब अयोध्या जो है सरयू के उस पार तक की हो गई है, तो हम कहते सरयू नदी की ही परिक्रमा मान लें, तो उसके बाहर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आदरणीय श्री विनय कटियार जी सनातन धर्म की रक्षा के लिए शुरू से ही हम लोगों के लिए जो है एक अगुआ रहे हैं, और निरंतर जो है जो काम हम लोग देखते थे कि नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग जब भी कटियार साहब के पास आते थे तो हो जाता रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य जब चल रहा है, तो ये आवश्यक हो गया है कि अवध, माने अवध का मतलब है हिंसा मुक्त क्षेत्र है। ये मुगल काल में यहाँ अंडा मांस मदिरा षड्यंत्र के तहत प्रवेश कराया गया, तो इसके लिए जो मेरा भी आमरण अनशन भी चल रहा था, मैं प्रयास कर रहा था, तो उसमें प्रशासन ने भी कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो है तो कुछ लोगों ने, मेयर साहब इत्यादि लोगों ने भी कह दिया, आश्वासन दिया है। तो उसी संदर्भ में हम आए थे कि अगर माननीय श्री विनय कटियार जी भी थोड़ा सहयोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आदरणीय श्री विनय कटियार जी ने कह दिया है कि मार्च के पहले 14 कोस की जो सीमा है वहां से अंडा मांस मदिरा। हरिद्वार में 2021 महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं मालवीय घाट पर गंगा सेवा कर रहे मनोज मायोगी मिश्र ने यह बताया है कि प्राचीन काल में कुंभ में ऋषि मुनि पूर्ण विधि विधान से करते थे और तमाम राज्यों से संत आते थे, उसमें कुंभ होता था और वर्तमान कुंभ मेले में बहुत कमियां हैं। यहाँ बात करते हैं 2021 की कुंभ को लेकर। हमारे साथ चर्चा में हैं मनोज महायोगी जी। चलिए हम मनोज मिश्रा जी से जानते हैं इस बार कुंभ को लेकर क्या स्वरूप है। आप बताइए 2000 कुंभ मेले को लेकर क्या स्वरूप है, इसमें प्रकाश डालिए। देखिए ये जो महाकुंभ है पिछले प्राचीन काल से कुंभ का स्वरूप ऐसा रहा है कि यहाँ जब भी कुंभ होता था कोई ऋषि मुनि लोग इस कुंभ का आयोजन कराते थे और यहाँ पर बड़े बड़े संत आते थे। संतों के बीच में शास्त्रार्थ होते थे, विद्या धन की बातें होती और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म से संबंधित जो कार्य किए जा रहे थे उनके विषय में पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। आम जनता अपने पापों के प्रायश्चित को पूर्ण करने के लिए गंगा में स्नान करती थी, क्योंकि कुंभ का जो अवसर होता था वह अमृत की बूंद से संबंधित समुद्र मंथन की कथा। अब प्राचीन काल का जो कुंभ था वहाँ से कुंभ बढ़ते बढ़ते जब पीछे के आप 3-4 शताब्दियों में देखे तो कुंभ की स्थिति यहाँ पहुँच गई थी कि यहाँ यात्री तो आते थे, संत महात्मा आते थे, लेकिन उसमें शास्त्रार्थ की प्रक्रिया, ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अभाव होता चला। जैसा कि आपने योगी जी से जाना कि कहाँ किसकी क्या कमी है, मैं अर्चना धिंगरा, कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ। उत्तराखंड सरकार महाकुंभ को लेकर के लगातार तैयारियों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में तैयारियों को लेकर के सोमेश्वरानंद महाराज का यह कहना है कि यात्रियों के लिए व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए और देश विदेश में हरिद्वार और कुंभ का संदेश अच्छा जाना चाहिए। लगातार जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और कुंभ की तैयारियों को लेकर के कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं, कुछ ऋषि मुनि ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले कुंभ होता था वैसे अब नहीं हो रहा है और जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां वहां पर नहीं हो रही हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें किए हुए है कि महाकुंभ जो है वो एक तरीके से भव्य होना चाहिए और यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं वो बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। हरिद्वार में कुंभ का संदेश अच्छा जाना चाहिए, देश विदेश में संदेश अच्छा जाए, इसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो की जा रही है। अंतरिक्ष बात में अगर जाए तो ये आपको 1800 से लेकर अब तक का इतिहास में जाएंगे तो इतने लोग कुंभ क्षेत्रों में जो है बीमारियों की ग्रास हुए हैं, प्लेग है, ये सब बीमारियां ऐसे जो हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं शौचालय बन रहे हैं या शौचालय एक अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो उसके मल और मूत्र की क्या व्यवस्था है, उसकी दुर्गंध आप देखिए। ये कावड़ मेला निकल जाता तो 1 महीने तक ये हरिद्वार की क्या दशा होती है।
अब कुंभ मेला निकल जाएगा तो 1-2 महीने क्या दशा होगी। आप सोचिए कि हरिद्वार की क्षमता हरिद्वार की जनसंख्या के आधार पर है और यहाँ आने वाली यात्री के आधार पर है, और अचानक यहाँ 1 करोड़ लोग आ जाएंगे। मीडिया ने जो है घोषणा कर दी 5 करोड़ लोग हरिद्वार में आने वाले। अब 5 करोड़ लोग रहेंगे तो वो खाएंगे भी, और उनको जो है सुबह जो है शौचालय चाहिएगा। ये कचरा और ये इतनी गंदगी, यार इसकी सारी व्यवस्था क्या सुचारू रूप से करने का कोई प्रावधान निकला आज तक नहीं निकला। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को किसान आंदोलन के दौरान धरना स्थल पर मरने वाले सैकड़ों किसानों पर विवादित बयान देना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह मंत्री के बयान की घोर निंदा की जा रही है। भले ही मंत्री ने दूसरा वीडियो जारी करके माफी मांग ली हो, लेकिन मंत्री के खिलाफ विरोध की बयार ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। आज पलवल में किसानों के धरना स्थल पर मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया और मंत्री के बयान की घोर निंदा की गई। इस दौरान किसान आंदोलन कमेटी के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद हुए 200 किसानों की खिल्ली उड़ाई है, मजाक किया है और बहुत ही निंदनीय शब्दों में उन्होंने किसानों की निंदा की है। शहीद होने वालों के लिए कहा है कि उन्हें तो मरना ही था, अपनी मर्जी से मरे हैं। तो इस प्रकार की जो टिप्पणी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने की हैं, उसके लिए यहाँ धरना स्थल पर सभी किसानों ने निंदा प्रस्ताव किया है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसे घटिया और भ्रष्ट उसको कृषि मंत्री को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। उन्होंने ये भी कहा वो तो मरने ही थे, घर पे भी मरते। हाँ, उन्होंने क्या कहलाता है? उन्होंने बहुत कुछ कहा किसानों के बारे में, मरना था, घर पर मरना था, कोई अटैक से मरा है, कोई अस्थमा का रोगी था, इस प्रकार के शब्द कह करके उन्होंने। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की बड़ी बेटी ऐश्वर्या वैलेंटाइन डे के मौके पर रविवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता एसएम कृष्णा के पोते अमृत्य हेगड़े के साथ परिणय सूत्र में बंध गई हैं और शादी यहां के एक होटल में हुई है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कई कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और एचडी कुमारस्वामी समेत कई राजनेता, मशहूर हस्तियां और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी इस मौके पर मौजूद रहे। बिजनौर पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आम बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आम बजट को सभी वर्गों के हित में बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट किसान, युवाओं, महिलाओं, इंडस्ट्री और आमजन के लिए हितैषी है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि बिजनौर जिले में 38 करोड़ की लागत से एकलव्य विद्यालय बनेगा, जिसका प्रस्ताव बजट में पास हुआ है। वर्तमान में जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, उस बजट को अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 5,54,000 करोड़ रुपए का ये बजट है, जो पिछले गत वर्ष से लगभग 1.25% एक्स्ट्रा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट को इस बार और भी संवेदनशील बना करके जनता के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, यानी समाज गरीब वर्ग के लिए। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के चरखी दादरी की राष्ट्रीय आवासीय धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश भर में 10 से 15 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाएगी और जिसके तहत किसानों को समर्थन देना और किसानों के साथ खड़ा होना शामिल है। कांग्रेस नेता अजीत ने यह बताया है कि कृषि मंत्री की तरफ से किसानों का उपहास उड़ाना ये गलत है और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये कृषि मंत्री का पुतला जलाया है जो किसानों के नाम पे उपहास उड़ाते हैं। जो किसान हमारे पिछले 3 महीने से बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, जहाँ शहीद हुए हमारे किसान 250 से अधिक, उन किसानों के बारे में उपहास उड़ाना, उन किसानों की बेइज्जती करना, जो अपनी शहादत जिन किसानों ने दे दी इन काले कानूनों के खिलाफ, इस देश के लिए अपने अन्नदाता के रूप में अपनी शहादत दे दी, और वो ऐसे कृषि कानून जो इस दुनिया को देश को बर्बाद करने का काम करेंगे, और वो शहीद जो हमारे किसान हैं उनका उपहास उड़ाने का काम यहाँ के कृषि मंत्री JP दलाल ने किया है। तो हम कड़ी निंदा इस बात की करते हैं और इसीलिए हमने उनका पुतला जलाया और ये सरकार से मांग करते हैं कि उसको इस सरकार से बर्खास्त किया जाए और इस सरकार से बर्खास्त करके उसका काला मुंह करके इन किसानों के बीच में लेके आया जाए। ये आज का कार्यक्रम था, हमने किसानों को सम्मान देने। साल 2019 में जब 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे पर अपने दोस्तों के साथ इस दिन का जश्न मना रहे होते हैं, तभी दोपहर में करीब 3:45 बजे जब पुलवामा में जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया था और लोग रो पड़े थे। 14 फरवरी का ये दिन देशवासी आज तक नहीं भूल पाए। उन्हीं शहीद जवानों की याद में आज भी पूरा देश उनको श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया और इसी कड़ी में सूर्यनगरी जोधपुर में भी युवा समाज सेवी नौशाद अंसारी के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने कैंडल जला करके 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार रणनीति बदल करके प्रदर्शन कर रहे हैं और अंबाला में किसानों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की दूसरी बरसी पर कैंडल मार्च निकाला। किसानों का यह कहना है कि उन शहीदों की शहादत की न्यायिक जांच नहीं हुई, न ही सरकार ने उस पर कोई जवाब दिया। शहीद जवानों के सम्मान में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि सरहद पर शहीद होने वाले भी किसान के पुत्र होते हैं। आज ही कैंडल मार्च से जो निकाल रहे हैं, जो ओबामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को हौसला अफजाई के लिए आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो ये बहुत ही शांतिपूर्वक कैंडल मार्च होगा। उन किसानों के लिए भी जो शंभू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनकी शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ऐसा है, देखो मेरे को तो ये लगता है कि शायद MLA, मंत्री, सेंटर के मंत्री और प्रधानमंत्री, इनका मेरे साथ मतलब सारे का शायद दिमाग चल गया। चेक चुक कराना पड़ेगा ने कोई बतावा इनू आंदोलन नू कुछ बतावा। यो कहा जी जितने मर्जी बंदे 100-200 बंदे तो क्या हो गया, कह रहा इतने करोड़ जनसंख्या आया, 200 बंदे मर गए, क्या हो गया। जिसका मरा ना उसनू पता लगा भी भाई दुख क्या चीज़ हुआ। इनू दुख का पता ही नहीं है। मन तो यो नहीं पता किसने ने कृषि मंत्री बना दिए, कभी इनने मेरा ख्याल का कोई एक दाना उगाया कि नहीं उगाया। पहले ने धनखड़ बनाया था, एक बार धनखड़ नहीं कहा था, कहा JCB गल बढ़ लियो करे और कणक। इनू यो ही नहीं पता कणक जीरी बड़ा किस गया। केंद्र सरकार ने कोरोना की चुनौतियों के बीच देश को ऐतिहासिक बजट दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट सदन के अंदर पेश किया वो कई संदेश देने वाला बन गया और ये बात उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री, प्रौद्योगिकी मंत्री और जिले की प्रभारी
नीलिमा कटियार ने जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही हैं। उन्होंने ये कहा कि कोरोना से निपटने में मोदी सरकार को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 2 वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर भारत ने पूरी दुनिया में डंका बजाया और सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट तैयार किया है। बजट से कृषि एवं उद्योगों को नई गति मिलेगी, तो वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रावधान हुआ है। ऐतिहासिक बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सदन में रखा है। ये ऐतिहासिक बजट ऐसे समय पर आया है जब विश्व समुदाय एक दुनिया की सबसे बड़ी सदी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा है। ऐसे समय पर जिस मजबूती के साथ, जिस विजन के साथ, जिस मिशन के साथ ये बजट आया है, निश्चित रूप से देश इसमें बहुत सारी संभावनाएं देख रहा है। और जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ ये बजट आया है और बिना किसी टैक्सेशन को बढ़ाए ये बजट आया है, हम इतने बड़े माने नुकसान से, आपदा से आगे आए हैं और इस बजट के अंदर किसी भी टैक्स की बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है। और नए नए क्षेत्रों के अंदर सर्व समावेशन को लेकर आया है। हर वर्ग को छूता हुआ, उनकी चिंता करता हुआ, उनके विकास की ओर अग्रसरित और प्रावधानित करता हुआ ये बजट आया है। आज उसी बजट को लेकर ये प्रेस वार्ता। मैनपुर में रविवार को कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और वहीं इन गाड़ियों में से एक एम्बुलेंस में भी हादसाग्रस्त हो गई। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो एम्बुलेंस से कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन एम्बुलेंस में अंग्रेजी शराब की अवैध पेटियां जरूर बरामद हुई हैं। इसके अलावा जब पुलिस ने एम्बुलेंस के नंबर की जाँच की तो पाया गया कि एम्बुलेंस का आगे वाला नंबर यूपी का था, जबकि पीछे वाला नंबर हरियाणा का। फिलहाल पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब मिलने की घटना पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मैनपुरी के थाना करहल में एक गाड़ी एक्सवे पे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बरामद हुई है। इस गाड़ी में अवैध शराब थी और जैसे जैसे चुनाव का खुमार चढ़ता जाता पंचायत चुनाव का, वैसे ही अपराधी और जो अराजक तत्व हैं वो शराब का कारोबार नए नए रूप में करते हैं। उसी क्रम में यहाँ एम्बुलेंस में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस को पता चला जब एक्सवे पे एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस ने जब ये गाड़ी पकड़ी है तो उसमें उसकी डिग्गी थी, उसमें शराब मिली है। हम उस गाड़ी कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि उस चीज़ को दिखाए कि ये गाड़ी को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अराजक तत्व हैं वो इतने सातिर हो चुके हैं कि गाड़ी का आगे का नंबर कुछ है, पीछे का कुछ है। गाड़ी पुलिस अभी ट्रेस कर रही है, पूरी घटना की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। गाड़ी ट्रेस पर देखिए, आगे का नंबर अलग दूसरे राज्य का है, पीछे का कुछ अलग है। देखना होगा आखिर इसमें किसका हाथ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस गाड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये जो नंबर है, ये नंबर दूसरा यूपी 81 से लागू है। इसके बाद आगे ये देखिए, इस गाड़ी में किस तरह उन्होंने डिग्गियों में शराब रखी है। शराब का ये अवैध कारोबार जो लोग करने वाले माफिया हैं वो किस तरह शराब का व्यापार करते हैं। उन्होंने इसमें देखिए, इसमें कांच बोतलें ये डिग्गी बनाई है, इस डिग्गी में इन्होंने ये रखा है। नीचे भी देखिए शराब की जो बोतल डली है, ये नीचे शराब की बोतल रखी है, अंग्रेजी शराब की। इस तरह पीछे का जो गाड़ी का नंबर है, पीछे का नंबर है, ये ठीक दूसरा है। इस तरह लोगों के अलग तरीके से ये काम हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना के अंतर्गत आने वाले गांव अमरखोवा की 8 से 10 महिलाएं घर की पुताई के लिए मिट्टी खोदने के लिए गई थी। जब मिट्टी की खुदाई हो रही थी उसी समय अचानक मिट्टी धंसने से 4 महिलाएं मिट्टी में ही दब गई और मिट्टी में दबने की वजह से एक महिला की मौत भी हो गई और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसे की सूचना प्राप्त होते ही सुरवाया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद घायल महिलाओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आप कहां पर गई थी और क्या हो गया घटनाक्रम? नहीं बलालपुर बस गया था। हाँ।
और बस मट्टी खोद रही से एक तरफ भी गिर पड़ी। अच्छा, तो कितने लोग दब गए थे इसमें? 7 लोग दब गए थे? 4 लोग दब गए थे। तो चारों सुरक्षित हो अब? एक जी वो खत्म हो गई। कौन खत्म हो गया? वो अनूपी बाई। अनूपी बाई खत्म हो गई, बाकी तीनों लोग सुरक्षित हो आप? चोटें आई हैं? तो अचानक से दस्तक गई या किस? अचानक से आई है। तो क्या यूपी के रामपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत तो ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ विभाग और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह की ओर से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को गुलाब के फूल, चॉकलेट और हेलमेट देकर के जागरूक किया गया। इस मौके पर डॉक्टर संसार सिंह एडिशनल एसपी का ये कहना रहा कि जागरूकता ज़रूरी है और चालान अगर आज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हेलमेट और पैम्पलेट देकर के ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस पूरे महीने में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया जाए। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इसे लेकर सड़क में सुरक्षा के नियम में किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जाए, किस तरह से लोगों को के बारे में बताया जाए, वो कार्यक्रम चल रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन आपके द्वारा कुछ पम्पलेट छपवाए गए हैं जो लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। वो इस संबंध में है कि सड़क यातायात कैसे करें, किस तरह से सड़क को सुरक्षित चलाएं। उनके द्वारा हेलमेट वितरण। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में इंडो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया है। 10 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को 1 लाख इनाम और उप विजेता टीम को 51,000 और मैन ऑफ द सीरीज को 1 बाइक इनाम दिया जाएगी। और इस मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने क्रिकेट खेल करके खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और पिछले 3 सालों से हो रही यह क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजकों का कहना है कि इनका उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है, जिससे यहाँ के युवाओं में खेल को लेकर के उत्साह हो और खेलों को भी बढ़ावा मिले। कार्यक्रम का आयोजक कर रहे इतना बड़ा टूर्नामेंट का, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र में बहुत पहले क्रिकेट तो होता था, टीमें यहाँ रहती थी, चलती हुई थी, बीच में ये एकदम गायब हो गया, क्रिकेट का खेल का बंद हो गया। तो एक पहल किया गया है कि जिससे खेल का विकास हो, बच्चे यहाँ बढ़िया खेलें, सीखें, बाहर जाएँ। क्या क्या इनाम दे रहे हैं बच्चों को? और इसमें तो विजेता टीम को 1 लाख रुपये है, उप विजेता को 51,000 है, महिला 10,000 एक मोटरसाइकिल। कितने सालों से कार्यक्रम करवा रहे हैं? तीसरा वर्ष। पहले तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब इसको पिछड़ा जिला ना कहा जाए। सिद्धार्थनगर विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये ऐसा जिला है जो 2-2, 3-3 राष्ट्रीय राजमार्ग अब इस जिले से होकर गुजर रहे हैं। अभी अभी एक नए स्टेट हाईवे की घोषणा हुई है, ये बांसी इटवा से होकर के बिस्कोहर और तुलसीपुर जाने वाला। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेंटर यहाँ बन गया, सेंट्रल स्कूल यहाँ बन रहा है। जिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी बात सही है कि खेल के क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। जिला मुख्यालय पर हमारे एक स्टेडियम है, उसको सुसज्जित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसमें सुधार हो रहा है। अभी इटवा में भी एक मिनी स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से स्वीकृत करके भारत सरकार को भेज दिया है। इस मैदान पर हम लोग आते रहते हैं, कई सारे कार्यक्रम भी होते हैं। आज यहाँ पर इस इंडो नेपाल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन समिति के अध्यक्ष उमेश जी और इनके अन्य सभी पदाधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस मैदान को एक अच्छे। हिमाचल के सिरमौर जिले के विकासखंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत गोरखुवाला में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने की और जनमंच के गोरखुवाला के साथ लगती सभी 8 अन्य ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। जनमंच कार्यक्रम के लिए 21 शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की गई, जिनमें से अधिकतम शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया और वहीं मौके पर मिली शिकायतों के लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश भी दिए गए।
ऐसा है, जनमंच माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बेहतरीन प्रयास है। मैंने देखा है, जैसे आप लोग खुद भी देखते हैं कि एक विषय जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, उसकी सुनवाई ऑन द स्पॉट होती है। बीच में कुछ एक लू पॉइंट्स रहे हैं जिसमें मैंने भाषण में भी कहा कि अगर एक विषय जो है वो 2-3 जनमंचों में चला जाता है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, तो उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने डी साहब को कहा है, इनको डायरेक्शन दिए हैं। हमारे सुखद बात यह है कि 20 एक ग्रीवेंसेस आज आई थी और उसके बाद जो आई हैं उनका भी हम समाधान करेंगे। विभागों को लिख दिए हमने और उसकी जानकारी लेकर के उनको दे दी जाएगी। लेकिन सुखद बात यह है कि सारी चीज़ें जिनको हम, चाहे वो जल शक्ति विभाग से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं या रेवेन्यू से जुड़ी हुई हैं या और भी डिपार्टमेंट से हैं, उनको यहीं पर समाधान करने की हम कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी होते हैं। लेकिन जहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती तो वहाँ हमारे आला अधिकारी डीसी साहब हैं और इनकी टीम है, वो सब लोग इसमें लगते हैं। तो जनमंच हिमाचल प्रदेश का ऐसा इनिशिएटिव है जो मैं अब बार बार कहता हूँ। सरकारें देखो छुपती थी, जब जीत जाते थे लोग तो छुप जाते थे वो कि भाई शिमला आएगा बंदा तो समाधान होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत सोहागी नेशनल हाईवे पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया और रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक ट्रक जो रेत से लदा हुआ था कार को टक्कर मारते हुए भागने लगा और कुछ ही दूरी पर स्पीड ज़्यादा होने के चलते अनियंत्रित होकर के पलट गया। हालांकि ट्रक जब पलटा था उस समय थाना सोहागी पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से ट्रक के ऊपर से बालू को हटाया तो उसमें से 2 शव दबे हुए पाए गए, जिसमें कि दोनों मृतक ट्रक चालक और खलासी हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे के आसपास सोहागी पहाड़ के पास सोहागी बाईपास पर एक ट्रक है अनियंत्रित होकर पलट गया था। पुलिस को खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रक में रेत थी और जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो जेसीबी बुलवाया गया थाना प्रभारी के द्वारा और जेसीबी के बाद तो उसको खोजा गया लोगों को। तो उसमें 2 लोग मृत अवस्था में पाए गए। अंदाज लग रहा है कि वो एक ड्राइवर होगा और एक उसका क्लीनर होगा। ट्रक नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता किया गया। मालिक सुल्तानपुर का है, उनको खबर कर दी गई है। मालिक वहाँ से आ रहे हैं, बॉडियों को मर्चुरी रूम में रख दिया गया है। इस संबंध में पुलिस जाँच कर। पुलवामा हमले के दूसरी बरसी पर शामली के शहीद अमित कोरी की भव्य प्रतिमा का उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश रैना ने अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने शामली जिले के 2 मार्गों के नाम पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सपूतों शहीद अमित कोरी और प्रदीप कुमार के नाम पर किए जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शामली जनपद के 2 जवान शहीद हो गए थे, जिनके नाम अमित कोरी और प्रदीप कुमार थे। उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश रैना ने इस दौरान ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग भारतीय सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करें और इस जज्बे को लगातार आगे बढ़ाते रहें। जनपद शामली के लाडले बेटे जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, शहीद अमित कोरी और शहीद प्रदीप, उनकी याद में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन और शहीद अमित कोरी की प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे विधायक जी और तमाम हमारे जिम्मेदार लोगों के द्वारा यहाँ शहीद अमित कोरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हजारों की भीड़ यहाँ मौजूद है और जो ये मार्ग है शामली से लेकर के भोरा कला मार्ग, इसका नाम शहीद अमित कोरी के नाम पर होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पूरे शामली जनपद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही बनत के एक मार्ग का नाम शहीद प्रदीप प्रजापति के नाम पर होगा। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रतिमा लगी है, हजारों लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के खनुआ में एसएसबी 43वीं वाहिनी द्वारा 3 दिवसीय नागरिक गतिविधि कार्यक्रम का समापन आज किया गया और समापन अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि शोहरतगढ़ विधायक चौधरी अमर सिंह ने एसएसबी द्वारा आयोजित नागरिक गतिविधि कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि एसएसबी द्वारा की गई ये पहल फोर्स और नागरिकों में समन्वय स्थापित करेगी। और वहीं कमांडेंट अमित सिंह ने ये कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी सामाजिक चेतना अभियान कार्यक्रम का आयोजन खुनवा में हुआ।
मैं कहूँगा कि चूँकि हमारे जो 43 बटालियन एसएसबी है सिद्धार्थनगर की, ये जब से हमारे भारत में इस सीमा पे एसएसबी के जवानों का कार्यभार जिम्मेदारी मिला है, तब से कुछ न कुछ हर क्षेत्र में, अपने सीमाई क्षेत्र में हमारी एसएसबी के जवान, एसएसबी के हमारे ऑफिसर्स सब मिल करके मतलब ट्रीटमेंट दवा, मतलब वेटनरी या मैन को लेके, या खेल जगत में या शिक्षा जगत में डेवलपमेंट को लेकर के भी आपने देखा होगा कि एसएसबी पूरी तन्मयता से गांव के जो बॉर्डर के 5 किलोमीटर के अंदर गांव हैं उसमें ड्रेन, सीसी, इंटरलॉकिंग या कम्युनिटी हॉल, इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे बीच में है। तो तमाम कार्यक्रम होता रहता है, इसलिए कि सीमा पे एसएसबी हमारे, उनके जवान जिस तरह से राष्ट्र हित में, समाज के हित में सेवा दे रहे हैं, तो उनको समाज के दृष्टिकोण से ये मैसेज भी देना है कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके लिए हैं, देश के लिए हैं, आप देश के नागरिक हैं, आपके सम्मान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम उत्तरदायी हैं। सामान्य तौर से लोग फोर्स से या किसी भी यूनिफॉर्म पर्सनल से एक डर सा बना रहता है, पता नहीं ये हमारे साथ व्यवहार क्या करेंगे। पब्लिक को ये नहीं लगता है कि ये हमारे बीच में ही कल तक थे, हमारे साथ पले बढ़े थे, आज इनको मौका मिल गया देश सेवा करने के लिए, तो थोड़ी सी एंटीपैथी है। ये आइस ब्रेकिंग का एक प्रयास है ताकि ये यूनिफॉर्म जो है आम पब्लिक से जुड़ जाए और आम पब्लिक के साथ मिल करके जिस उद्देश्यों के लिए हमें यहाँ लगाया गया है उनसे सूचना लेकर के हम उस पर कार्रवाई कर सकें। कई बार लोगों को ये डर बना रहता है अगर हम सूचना दे देंगे तो शायद हमारे खिलाफ में कुछ लोग कार्य कर लें, तो उनको इस माध्यम से जुड़ करके ये बताया जाता है कि आप जो भी सूचना देंगे उसको गुप्त रखा जाएगा और आप देश की सेवा का जो भी आपके मन में जज्बा है उसको हमारे साथ मिल करके आप पूरा कर सकते हैं। एक सिंपल एक जुड़ने का है हमारा प्रयास है सीमाई। यूपी के अयोध्या में वैलेंटाइन डे के मौके पर पुलिस सतर्क नजर आई। प्रेमी जोड़ों और विवाहित जोड़ों में खास जोश नहीं देखा गया। पुलिस की सक्रियता के चलते पार्कों में प्रेमी जोड़े या फिर विवाहित जोड़े अपेक्षाकृत कम देखने को मिले। कोतवाली नगर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में कहीं कहीं कोनों में बैठे हुए प्रेमी जोड़े और विवाहित जोड़े जरूर नजर आए, लेकिन पिछले सालों की तरह इस साल वैलेंटाइन डे के दिन युवाओं और युवतियों में वो उत्साह नहीं देखने को मिला जो अन्य दिनों में देखने को मिलता है। पार्कों में महिला थाना अध्यक्ष कुमारी रत्ना ने अपनी टीम के साथ भ्रमण किया और जो प्रेमी जोड़ों को आगाह किया कि वे कोई अश्लील हरकत ना करें और पार्क में अपना समय व्यतीत कर अपने घरों को लौट जाएं। अधिकारी रियाजी सर, दीपक सर के और हमारे एसपी सिटी और सीओ साहब के आदेश अनुसार हम लोग ये भ्रमण में निकले हैं कि कभी कहीं किसी के साथ कोई हरकत तो नहीं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। 14 तारीख के दिन ये लोग मनाते हैं, प्रेमी जोड़े यहाँ पर आते हैं और लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि कभी कोई ऐसी कोई हरकत देखें जो फैमिली के सामने ना हो, क्योंकि यहाँ फैमिली के लोग भी आएँ तो उनको हिदायत दी जाती है। और किसी के साथ कोई ऐसी हरकत देख रहे हैं तो मुझे सूचित करें और लोगों को मैं अपना नंबर भी दे रही हूँ, और कि अगर ऐसा कुछ दिखता है कि जो अप्रिय है, जो ठीक नहीं है, तो मुझे इस नंबर के द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। कहाँ का आपने भ्रमण किया? यहाँ का। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।